मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। देखिए, गद्यांश लेखन में आप लोगों को बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। कोई भी करीब 20-25 लोग जो है हमारे ग्रुप में गद्यांश लेखन कर रहे हैं, दोनों ग्रुप को मिला लिया जाए तो। लेकिन आप लोगों में से मैक्सिमम क्या कह लीजिए कि 99.99% लोग सटीक गद्यांश लेखन नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि मैंने इसके पहले गद्यांश लेखन पे एक वीडियो बनाया था, लेकिन उससे आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर नहीं हुआ, इसलिए हम एक दूसरा वीडियो शूट कर रहे हैं गद्यांश लेखन को लेकर के। ठीक है, तो गद्यांश लेखन का ये हमारा दूसरा वीडियो है और ये अंतिम वीडियो है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो गद्यांश अपठित गद्यांश से रिलेटेड जितने प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, चाहे वो आपके RO एग्ज़ाम में आएंगे, RO या चाहे UP PCS मेंस में आएंगे, UP PCS मेंस में, इन दोनों एग्ज़ाम में अगर अपठित गद्यांश से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपका गलत नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद। इसलिए पहली शर्त ये है कि भले ही आपने गद्यांश लेखन को जानते हो, पहले से आपने कुछ ना कुछ किया हो, लेकिन अपने दिमाग को ठंडा करते हुए, अपने दिमाग को खाली करते हुए आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। पूरा वीडियो देखेंगे तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और नया लाभ मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में इसका नोट्स तैयार करने में बहुत मेहनत लगी है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, अपठित गद्यांश जब आता है तो उसके कुछ जनरल रूल होते हैं जो सब पे लागू होते हैं। किसी भी प्रकार का गद्यांश आ जाए उस पे सब पे वो लागू होंगे। ठीक है, तो सामान्य नियम क्या है? पहला नियम है कि गद्यांश लेखक के दृष्टिकोण तथा मनः स्थिति का प्रतिबिंब होता है। गद्यांश जो होता है वो लेखक के दृष्टिकोण और मनः स्थिति का प्रतिबिंब, यानी लेखक का जिस विषय पे लेखक ने अपनी लेखनी चलाई है, अपनी पेन चलाई है, कुछ ना कुछ लिखा है, उस विषय पे उसका अपना क्या ऑब्जर्वेशन है और उसकी अपनी क्या मेंटल सिचुएशन है, यानी मना स्थिति उसकी क्या है, उसका एक तरीके का प्रतिबिंब होता है अपठित गद्यांश। और एक चीज़ यहीं पहले जान लीजिए कि अपठित होता है ये गद्यांश। गद्यांश दो शब्दों से मिलकर बना है, गद्य प्लस अंश। ठीक है, इन दो शब्दों से मिलकर गद्यांश शब्द बना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपठित गद्यांश जो होता है वो एक पूरा गद्य नहीं होता है। पूरे गद्य का एक पूरा निबंध होना चाहिए, वो एक पूरा निबंध नहीं होता है, बल्कि उसका एक छोटा सा अंश होता है गद्यांश। ठीक है, अपठित का मतलब ये हुआ कि पठित का मतलब होता है पढ़ा हुआ, आ लग गया है तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी ना पढ़ा हुआ। तो गद्यांश, अपठित गद्यांश वो होता है जिसको हमने सामान्य स्थिति में या अपने पाठ्यक्रम में पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो अगर हमने उसको पढ़ा नहीं है तो जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम पूरी तरह डिपेंड हो जाते हैं लेखक क्या सोच रहा है, क्या सोचकर, किस मनः स्थिति में, किस पॉइंट ऑफ व्यू से लेखक ने लिखा है, लेखक ने हमको क्या समझाने का प्रयास किया है, हम इस पर पूरी तरह डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, उत्तर लेखन में इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए, यानी कि लेखक का क्या दृष्टिकोण है, उसकी मनः स्थिति क्या है, वो उसको प्रतिबिंबित कर रहा है, तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान देना होता है। हमें भले ही हमारी उक्त विषय के संदर्भ में कोई अन्य धारणा हो या लेखक से भिन्न धारणा हो, लेकिन उक्त विषय के संदर्भ में लेखक क्या सोच रहा है, हमें उसी पे डिपेंड होना चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। दूसरा नियम हमारा है कि किसी भी गद्यांश के दो पक्ष होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, भाव पक्ष, और दूसरा होता है विचार पक्ष। आप कोई भी गद्यांश पढ़ेंगे तो उसके दो पक्ष मिलेंगे आपको, भाव पक्ष और विचार पक्ष। ये दोनों पक्ष मुख्य तथा गौण रूप में विद्यमान होते हैं। ठीक है, भाव पक्ष और विचार पक्ष दोनों मुख्य और गौण रूप में विद्यमान होते हैं। उत्तर लेखन में दोनों पक्षों को इसी क्रम में महत्व देना चाहिए। ठीक है, जब आप कोई भी गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें एक भाव पक्ष होगा, यानी किस भाव या किस मनः स्थिति में लेखक लिख रहा है, और एक विचार पक्ष होगा। विचार पक्ष का मतलब लेखक का जो अपना दृष्टिकोण है। ठीक है, लेखक का अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है। तो
ये दोनों पक्ष जो है किसी भी गद्यांश में होते हैं। ठीक, जैसे कोई भी गद्यांश, जैसे हो सकता है कि किसी गद्यांश को लेखक ने मतलब प्रेम भाव पे लिखा हो, किसी गद्यांश को लेखक ने ईर्ष्या भाव से लिखा हो, किसी गद्यांश को लेखक ने आलोचना के दृष्टिकोण से लिखा हो। ठीक है, तो ये अलग अलग भाव और विचार पक्ष हो सकते हैं। उत्तर लेखन में किसी भी प्रकार के वैयक्तिक पूर्वाग्रह अथवा दृष्टिकोण को शामिल करने से बचना चाहिए। ठीक है, जब आप गद्यांश का उत्तर लिख रहे हों तो मैंने पहले ही बताया, क्योंकि ये गद्यांश अपठित होता है, आपने इसको पहले पढ़ा नहीं है, इसलिए हमें आपको पूरी तरह लेखक के भाव और विचार पर निर्भर रहना चाहिए, अपना भाव और विचार नहीं थोपना चाहिए। तो वैयक्तिक पूर्वाग्रह का मतलब ये हुआ कि हम पहले से उस विषय के संदर्भ में कोई भी दृष्टिकोण रख रहे हों, लेकिन हमें वहाँ अपना दृष्टिकोण साइड में रख करके समझना चाहिए, अपना दृष्टिकोण थोपना नहीं चाहिए। अगला पॉइंट क्या है कि गद्यांश के मूल शब्दों को ही लिखने के स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ये बहुत ही विशेष ध्यान देने योग्य पॉइंट है। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, जब गद्यांश की व्याख्या करते हो या गद्यांश का सारांश लिखते हो तो गद्यांश के ही मूल शब्द आप लोग लिख लेते हो। ठीक है, जब हमको गद्यांश का मूल शब्द नहीं लिखना है, बल्कि उसके पर्याय शब्दों का, उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, चाहे हम व्याख्या कर रहे हों और चाहे हम सारांश लिख रहे हों, चाहे हम संक्षेपण लिख रहे हों। जैसे अब एक शब्द आता है जिम्मेदारी, जिम्मेदारी। ठीक है, अब मान लीजिए जिम्मेदारी शब्द हमारे उसमें गद्यांश में आ गया है, तो हमें इसका पर्याय लिखना चाहिए। इसका पर्याय क्या होता है, दायित्व होता है। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना चाहिए। गद्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में दिया जाना चाहिए, किंतु वे लेखक के मंतव्य अथवा भाव के विरुद्ध ना हो। ठीक है, गद्यांश आधारित प्रश्नों का उत्तर जो है आप अपने शब्दों में लिखेंगे, लेकिन भाव और दृष्टिकोण यानी भाव और मंतव्य वही हो जो लेखक का है, आपका अपना वहाँ कोई काम का नहीं है। ठीक है, अगला है क्या, उत्तर लिखते समय प्रत्यक्ष कथन को अप्रत्यक्ष कथन में। ठीक है, डायरेक्ट, जैसे प्रत्यक्ष कथन क्या होता है, अप्रत्यक्ष कथन क्या होता है, अगर आपने अंग्रेजी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा है तो आप बेहतर तरीके से समझते होंगे। जैसे एक शब्द लिखा है कि राम ने कहा। ठीक, फिर आगे क्या लिखा है, मेरी गाय काली है। ठीक, अब इस तरीके से देखिए, जब डबल इन्वर्टेड कामा में कोई स्टेटमेंट बंद हो इस तरीके से, तो ये क्या है, किसी के द्वारा कहा हुआ स्टेटमेंट है, हमने इसको बिल्कुल उसी के शब्दों में लिख दिया है। ठीक है, तो ये हो गया प्रत्यक्ष कथन। अब इसका जब हम अप्रत्यक्ष लिखेंगे तो क्या कहेंगे, राम ने कहा कि उसकी गाय काली थी। ठीक, अब यहाँ हमने क्या कर दिया कि राम के द्वारा कही गई बात को उसके शब्दों में जब हमने लिखा तो ये बिल्कुल प्रत्यक्ष कथन हो गया, लेकिन जब राम के द्वारा कही गई बात को हमने अपने शब्दों में लिख दिया तो ये अप्रत्यक्ष कथन हो गया। लेकिन ध्यान देने योग्य बात ये है कि चाहे हमने इसको प्रत्यक्ष कथन में लिखा था और चाहे अप्रत्यक्ष कथन में, लेकिन दोनों में हमने उसके मंतव्य को चेंज नहीं किया। राम जो बताना चाहता था, राम जो समझाना चाहता था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इसी तरीके से जब हम किसी अपठित गद्य खंड की व्याख्या कर रहे हों तो हमको प्रत्यक्ष कथन को अप्रत्यक्ष कथन में लिख देना चाहिए। ठीक है, लेकिन मंतव्य या भाव वही होना चाहिए जैसे इस मतलब सेंटेंस में हमने आपको देकर समझाया। ठीक है, मतलब अगला व्यक्ति या लेखक जो कहना चाह रहा है, मंतव्य वही होना चाहिए, शब्द आपके होने चाहिए, शब्द हमारे हों या आपके हों, लेकिन मंतव्य लेखक का हो। ये हमको अपठित गद्यांश की व्याख्या या सारांश लिखते समय ध्यान देना है। उत्तम पुरुष शैली को अन्य पुरुष शैली में परिवर्तित कर देना है। ठीक है, जैसे राम ने कहा मेरी गाय काली है, मैंने लिखा था, तो मेरी को हमने क्या कर दिया, जब हमने इनडायरेक्ट बनाया अप्रत्यक्ष लिखा तो उसकी कर दिया ना थर्ड पर्सन।
ठीक, तो उत्तम पुरुष शैली को यानी हमारी, मेरी, इन सबको उसके या उनके में परिवर्तित कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये उत्तम पुरुष शैली को अन्य पुरुष शैली में हमको बदल देना चाहिए। अगला क्या है कि गद्यांश लेखन में उत्तर देते समय बाह्य तर्कों, उदाहरणों या तथ्यों को शामिल नहीं करना चाहिए। जब आप गद्यांश लिख रहे हों तो आपको अपने गद्यांश की व्याख्या में या सारांश में उन्हीं तर्कों, उन्हीं उदाहरणों या उन्हीं तथ्यों का प्रयोग करना है जो अपठित गद्यांश में आए हैं। हालांकि व्याख्या करते समय आवश्यकता अनुसार शामिल किया जा सकता है। ठीक है, मतलब जब आप व्याख्या कर रहे होंगे तो ज़रूरत के हिसाब से शामिल कर लेंगे, लेकिन सारांश में विशेष ध्यान रखेंगे या संक्षेपण में विशेष ध्यान रखेंगे कि हमें उन्हीं तर्कों, उदाहरणों और तथ्यों को शामिल करना है जो हमारे गद्य खंड में आए हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो गद्यांश लेखन के सामान्य नियम हो गए। उम्मीद है कि आपको गद्यांश लेखन के ये सामान्य नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट, जो पहला क्वेश्चन आता है। जिस क्रम में प्रश्न गद्य खंड का पूछा जाता है उसी क्रम में जो है आपको हमने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, और अपठित गद्य खंड से प्रश्न आपके यूपीपीसीएस में भी आएंगे, आरओ में भी आएंगे, और दोनों में यूपीपीसीएस में क्या होता है, यूपीपीसीएस में आपको संक्षेपण करने के लिए दे दिया जाता है, संक्षेपण करने के लिए, और आरओ में आपको क्या किया जाता है, सारांश लेखन के लिए दे दिया जाता है। तो आज हम ये भी समझेंगे कि संक्षेपण और सारांश में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, संक्षेपण और सारांश में अंतर क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। शीर्षक चयन दोनों परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, शीर्षक। अब शीर्षक चयन कैसे करते हैं, इसके रूल क्या हैं, देखते हैं। किसी गद्य खंड में शीर्षक वह सुनिश्चित, संक्षिप्त, सटीक और सारगर्भित शब्दावली होती है जो उसमें अंतर्निहित भावों व विचारों को उत्कृष्टता के साथ अभिव्यक्त करती है। ठीक है, जैसे क्या कह रहा है कि किसी गद्य खंड में शीर्षक वह सुनिश्चित, संक्षिप्त, सटीक और सारगर्भित शब्दावली होती है। ठीक है, यानी एक ही शब्द को पढ़ लेने से हमको ये पता चल जाता है कि गद्य खंड किस विषय में है, गद्य खंड का मंतव्य क्या है। ठीक है, यह हमको पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए अभी लिखा हो आचरण, आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता, मान लीजिए ये लिखा है किसी लेख का शीर्षक, तो इसको पढ़ने से ही हमें जान जाते हैं कि पूरे गद्य खंड में हमको आचरण, हमारा आचरण बेहतर कैसे हो सकता है, बेहतर आचरण की निशानी क्या होती है, उसकी पहचान क्या होती है, इसी विषय में हमको बताया गया होगा। ठीक है, तो शीर्षक क्या होता है, सुनिश्चित, संक्षिप्त और सटीक और सारगर्भित शब्दावली होती है जो उसमें अंतर्निहित भावों और विचारों को उत्कृष्टता के साथ हमको समझाती है। शीर्षक की शब्द सीमा एक शब्द से लेकर अधिकतम 4-5 शब्दों तक हो सकती है। ठीक है, शीर्षक कभी कभी एक ही शब्द में आ जाता है, कभी कभी 4-5 शब्दों में आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पूरे एक लाइन का नहीं होता है। जैसे आप लोग शीर्षक लिखते हो तो क्या गलती करते हो कि आप लोग जो है पूरा एक सेंटेंस बना देते हो, तो ऐसे शीर्षक हमको नहीं लिखना चाहिए। ठीक, आगे क्या होता है कि शीर्षक में सदैव इस प्रकार का दायित्व बोध होना चाहिए जिससे वह गद्यांश में अंतर्निहित भावों और विचारों का नेतृत्व संपूर्णता व सम्यकता के साथ कर सके। ठीक है, ये हमको विशेष ध्यान देना चाहिए कि जब हम किसी भी गद्य खंड का शीर्षक लिख रहे हों तो शीर्षक ऐसा हो कि वो पूरे गद्य खंड के मंतव्य, भाव, विचार को स्पष्ट कर रहा हो। जैसे हमने बताया कि आचरण की सभ्यता, अभी किसी गद्य खंड का शीर्षक लिख दिया जाए तो इससे पूरे गद्य खंड में क्या क्या चीज़ें हैं, किसके विषय में बताया गया है, इस गद्य खंड को लिखने का मंतव्य क्या है, उसका भाव क्या है, उसका विचार क्या है, सब यहाँ से आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है कि शीर्षक का चयन गद्यांश में अंतर्निहित किसी कुंजी शब्द अथवा स्वविवेक द्वारा उपयुक्त शब्द के आधार पर किया जा सकता है। देखिए, जब पूरा गद्यांश आप पढ़ेंगे तो शीर्षक आपको लगभग समझ में आ जाता है कि किस विषय में पूरा गद्य खंड लिखा गया है,
तो उसी में से जो कीवर्ड होता है उसी को हम शीर्षक मान लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पूरा गद्यखंड पढ़ने के बाद भी कीवर्ड हमको नहीं मिल पाता है। तो कीवर्ड जब गद्यखंड में नहीं मिलता है, ठीक है, एक होता है कि अमुक शीर्षक। अमुक शीर्षक का मतलब जहाँ शीर्षक स्पष्ट ना हो रहा हो। तो जब शीर्षक स्पष्ट ना हो रहा हो गद्यखंड से, तब हम क्या करते हैं, गद्यखंड के भाव या विचार के हिसाब से शीर्षक हम बना लेते हैं। ठीक है, शीर्षक अपने स्वविवेक के आधार पे हम लिख देते हैं। अभी आपको समझाएंगे अमुक शब्द वाला शीर्षक कैसे होगा और जो गद्यखंड में शीर्षक स्पष्ट हो जाता है वो कैसे होगा, दोनों हम समझेंगे। तो देखिए, शीर्षक का चयन गद्यांश में अंतर्निहित किसी कुंजी शब्द अथवा स्वविवेक द्वारा उपयुक्त शब्द के आधार पर किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा? गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक चयन है तो निम्न आधारों का पालन करना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ और जान लीजिए, यही मैं बीच में ही बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ इसका पीडीएफ भी मैं दे दूंगा। ठीक है, इस नोट्स का मैं पीडीएफ भी दे दूंगा और इस पीडीएफ को आप 2-3 बार पढ़ लेंगे, ये वीडियो 1-2 बार देख लेंगे तो निश्चित है कि इसके बाद आप गद्यखंड में कोई गलती नहीं करेंगे। तो कौन कौन से आधार हैं जिनके आधार पे हम शीर्षक अपना ढूंढ सकते हैं? देखिए, गद्यांश की प्रारंभिक पंक्तियों अथवा अंतिम पंक्ति में ध्यान केंद्रित करने पर ऐसा कुंजी शब्द प्राप्त हो सकता है जो अपने मूल अथवा परिष्कृत रूप में गद्यांश का शीर्षक बनने की योग्यता रखता है। पहली शर्त क्या है कि हम पूरा गद्यांश 2-3 बार अच्छे से पढ़ें। जब हम अच्छे से पढ़ेंगे तो कभी कभी हमको प्रारंभिक पंक्ति में ही, ठीक है, ध्यान देने पर मिल जाएगा और कभी कभी अंतिम पंक्ति में। ठीक है, अंतिम पंक्तियों में, प्रारंभिक पंक्तियों अथवा अंतिम पंक्तियों में ध्यान केंद्रित, जब हम ध्यान से पढ़ेंगे प्रारंभिक पंक्ति को और अंतिम पंक्ति को, यानी पूरे पैराग्राफ को, पूरे गद्यखंड को जब ध्यान से पढ़ेंगे तो हमको आरंभ में ही या लास्ट में हमको कहीं ना कहीं शीर्षक मिल जाएगा, जिससे हमें लिखने में या पहचानने में आसानी हो जाएगी। दूसरा नियम क्या है कि जब गद्यांश में किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही हो, कोई शब्द बार बार आ रहा है और शेष तथ्य उसी पुनरावृत्ति शब्द पर केंद्रित हो, तो वह शब्द अपने मूल अथवा परिष्कृत रूप में शीर्षक बनने की योग्यता से अभिहित कर दिया जाता है। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है हमको गद्यखंड में शीर्षक ढूंढने का, कि पहली पंक्ति को हम बहुत ध्यान से पढ़ें, पहली 2-3 पंक्तियों को, और अंतिम 2-3 पंक्तियों को खूब ध्यान से पढ़ें, तो ज़्यादा संभावना है कि उसमें शीर्षक हमको मिल जाएगा। लेकिन तब भी अगर हमको शीर्षक प्राप्त नहीं हो रहा है तो दूसरा तरीका हम क्या अपनाते हैं कि जब गद्यांश में किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही हो, कोई शब्द ऐसा हो जो बार बार गद्यखंड में आ रहा है, तो वह शब्द अपने मूल अथवा परिष्कृत रूप में, यानी वही शब्द हूबहू या उसको थोड़ा परिष्कृत करके, थोड़ा साहित्यिक ढंग में मतलब व्यवस्थित करके शीर्षक मान लिया जाता है। अभी ये सब मैं उदाहरण देकर समझाऊंगा, एक गद्यांश आपको दूंगा, वो गद्यांश मैं आपके सामने पढ़ूंगा और दिखाऊंगा कि कैसे शीर्षक जो है पहली या दूसरी पंक्ति में ही मिल जा रहा है या लास्ट में मिल रहा है, अपने परिष्कृत रूप में मिल रहा है या हमको परिष्कृत करना पड़ रहा है। ठीक है, अगला क्या रूल है कि कभी कभी जब गद्यांश में शीर्षक हेतु उपयुक्त शब्द ना मिल रहा हो, तब स्वविवेक के आधार पर उपयुक्त शब्दावली का चयन कर शीर्षक बना देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, पूरा गद्यांश पढ़ते हैं, पूरे गद्यांश को समझते हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाता है, या मतलब पूरे गद्यांश में यह नहीं दिख पाता है कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है। ठीक है, ऐसी भी स्थिति कभी कभी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि स्वविवेक के आधार पर उपयुक्त शब्दावली का चयन करके शीर्षक बना देना चाहिए। ये मैंने आपको पहले ही बताया, अभी थोड़ी देर पहले। ठीक, अब देखिए तीनों टाइप के। पहला टाइप क्या है कि पहली अथवा दूसरी पंक्ति में शीर्षक मिल जाए। दूसरा टाइप क्या है कि किसी बात की पुनरावृत्ति हो रही हो तो वही शीर्षक हो जाए। और तीसरा टाइप क्या है कि शीर्षक जो है स्पष्ट ही ना हो रहा हो पूरे गद्यांश में, तो स्वविवेक के आधार पे आप कैसे शीर्षक चयन करेंगे, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
अब देखिए यहाँ पहला उदाहरण हमने लिखा है, ध्यान से इसको पढ़िए। लिखा गया, साहित्य ने मानव जीवन की जिम्मेदारियों को बड़े ही संवेदनशील तरीके से अभिव्यक्त किया है। जीवन से जुड़ी अच्छी बुरी दोनों प्रवृत्तियां साहित्य के विविध रूपों, कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, फिल्मांकन इत्यादि में भली भांति परिलक्षित होती हैं। किंतु कोई यह समझ ले कि मात्र इन प्रवृत्तियों को दिखा भर देना ही साहित्य का काम है, तो यह केवल सतही बात होगी। वास्तविकता यह है कि साहित्य बुरी प्रवृत्तियों को केवल इसलिए दिखाता है ताकि समाज अच्छी प्रवृत्तियों की ओर बढ़ सके। ठीक है, अब देखिए पूरा जब पैसेज एक बार आपने पढ़ा तो हमें ये पता चल रहा है कि कुछ कुछ साहित्य के कार्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब इसका शीर्षक हमको जब ढूंढना होगा तो देखिए पहला शब्द तो साहित्य ही मिल गया, क्योंकि बार बार साहित्य शब्द की चर्चा की गई है। और दूसरा शब्द क्या है, साहित्य ने मानव जीवन की जिम्मेदारियों को निभाया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साहित्य और जिम्मेदारी ये दो कीवर्ड इसमें आ रहे हैं। यानी कि साहित्य और जिम्मेदारी दो जब कीवर्ड आ रहे हैं तो इसमें एक हम प्रीपोजिशन यूज करके साहित्य का दायित्व लिख सकते हैं। क्या, साहित्य का दायित्व, इसका शीर्षक मान सकते हैं क्या? क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि बार बार इसमें किसके विषय में चर्चा की गई है? साहित्य, शुरू से अंत तक किसके विषय में बताया गया है? साहित्य के विषय में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए हमने साहित्य लिख दिया। जिम्मेदारी क्योंकि एक उर्दू शब्द है, इसका परिष्कृत रूप ऊपर बताया गया ना, कि वैसे ही अगर साहित्य की जिम्मेदारी आप लिख देंगे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन चूंकि हम हिंदी में लिख रहे हैं तो इसलिए अगर साहित्य का दायित्व तो आप लिख देते हैं तो थोड़ा सा शब्द हमारा क्या हो जाएगा, परिष्कृत हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार और पढ़ के आपको बता देते हैं। देखिए क्या कहा गया है कि साहित्य ने मानव जीवन की जिम्मेदारियों को बड़े ही संवेदनशील तरीके से अभिव्यक्त किया है। जीवन से जुड़ी अच्छी बुरी दोनों प्रवृत्तियां साहित्य के विविध रूपों, कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, फिल्मांकन इत्यादि में भली भांति परिलक्षित होती हैं। किंतु कोई यह समझ ले कि मात्र इन प्रवृत्तियों को दिखा भर देना ही साहित्य का काम है, तो यह केवल सतही बात होगी। वास्तविकता यह है कि साहित्य बुरी प्रवृत्तियों को केवल इसलिए दिखाता है ताकि समाज अच्छी प्रवृत्तियों की ओर बढ़ सके। ठीक है, तो यहाँ शुरू से अंत तक किसके विषय में बात की गई है कि साहित्य क्या क्या दिखाता है, साहित्य क्यों दिखाता है, साहित्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो सीधी सी बात है कि शीर्षक क्या होगा, साहित्य का दायित्व। ठीक है, तो वही देखिए यहाँ हमने प्रश्न लिखा है, जैसे आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक चुने, तो उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा, साहित्य का दायित्व। अच्छा, एक चीज़ यहाँ और ध्यान देना है कि जब आप अपनी कॉपी में उत्तर में शीर्षक लिख रहे होंगे तो लिखेंगे कैसे। आप ये नहीं लिखेंगे उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक है साहित्य का दायित्व, आप उत्तर लिखेंगे या उत्तर दिया होगा, आप केवल यही लिख देंगे साहित्य का दायित्व। ठीक है, साहित्य का दायित्व। और ध्यान देना है कि जब हम शीर्षक लिखेंगे किसी भी गद्य खंड का, पद्य खंड का या किसी भी चीज़ का, तो उसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में ही लिखेंगे। आप लोग क्या गलती करते हो कि डबल इन्वर्टेड कामा लगा देते हो, ये गलत है। ठीक है, किसी के द्वारा कोई स्टेटमेंट दिया गया हो, कुछ कहा गया हो, तो उसको हम डबल इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। जैसे अभी ऊपर हमने डायरेक्ट नरेशन बताया कि राम के द्वारा जो कहा गया स्टेटमेंट था उसको हमने उसी के शब्दों में लिखा, तो उसको डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा। लेकिन जब किसी गद्य खंड का आप शीर्षक लिख रहे होंगे तो वहाँ पे आपको डबल इन्वर्टेड कामा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ आपको सिंगल इन्वर्टेड कामा में ही लिखना है। ठीक है, यही सही तरीका है। अगर आप इसको डबल इन्वर्टेड कामा में लिख दोगे ऐसे, तो आपका काट के ये 0 नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान देना है कि जब हम शीर्षक लिखेंगे गद्य खंड का तो उसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में ही लिखेंगे। विशेष ध्यान देने योग्य बात है, नहीं तो आपकी ये माइन्यूट सी मिस्टेक जो होगी ये आपके पूरे मेहनत पे पानी फेर देगी। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए इस उदाहरण से हमको क्या पता चला कि शुरुआती पंक्ति में ही हमको शीर्षक पता चल गया।
अब अगला उदाहरण हम देख लेते हैं। अगला उदाहरण देखिए क्या लिखा गया है कि फिल्म हमारे जनजीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिल्मों के अनेक छोटे बड़े रूप थिएटर में, टीवी सीरियलों में या अन्य छोटे बड़े साइबर स्टेज पर दिखाई देते हैं। युवा वर्ग इनके आकर्षण में तेजी से घिरकर अपने मार्ग से भटकता जा रहा है। अगर हम कहें कि युवाओं में सिगरेट और शराब का शौक फिल्मी नायक को पर्दे पर दिखाकर पैदा हुआ तो यह कुछ गलत नहीं होगा। और युवाओं की बात ही क्या, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग भी इनके शिकार होते जा रहे हैं। फिल्मों के इन नकारात्मक प्रभावों के प्रति निर्माताओं और समाज दोनों को सचेत रहना होगा। ठीक है, अब देखिए बार बार फिल्मों की बात की जा रही थी, तो ये तो पता चल गया ना कि फिल्मों के विषय में कहा गया है, तो शीर्षक का पहला कीवर्ड तो हमको फिल्म ही मिल गया। अब आगे देखिए लास्ट लाइन में क्या लिखा गया कि फिल्मों के इन नकारात्मक प्रभावों के प्रति निर्माताओं और समाज दोनों को सचेत रहना होगा। यानी फिल्मों के नकारात्मक प्रभावों के बारे में, फिल्मों का जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे पड़ रहा है उसके विषय में पूरे पैराग्राफ में बात की गई है। तो पहले पैराग्राफ में जहाँ गद्यांश के या पहले गद्य खंड में जहाँ आरंभ में ही हमको शीर्षक का पता चल गया था कि साहित्य की जिम्मेदारियाँ या साहित्य का दायित्व तो शीर्षक हो सकता है, वहीं हमको दूसरे पैराग्राफ में लास्ट में पता चला कि फिल्मों के नकारात्मक प्रभाव, यानी कीवर्ड जो था शीर्षक वाला वो लास्ट में मिला कि फिल्मों के नकारात्मक प्रभावों के बारे में इस पैराग्राफ में बात की गई है। ठीक है, तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, फिल्मों का दुष्प्रभाव। अब कैसे लिखेंगे आप, यहाँ भी देखिए हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा के ही लिखा है, फिल्मों का दुष्प्रभाव। अब तीसरे तरीका क्या है, मतलब तीसरे टाइप का अगर पैसेज आ गया तब कैसे ढूंढेंगे उसको भी देख लीजिए। देखिए इसमें क्या दिया गया, मानव जीवन में बात का बड़ा महत्व होता है। समाज में अपनी बात पर टिकना अच्छा माना जाता है, जबकि बातों से मुकर जाने वाले लोगों की लोग प्रायः निंदा करते हैं। कुछ लोग इतने बातूनी होते हैं कि वे ढेर सारी बातें करते हैं किंतु उनकी बातों का कोई मोल नहीं होता, जबकि ऐसे भी लोग हैं जो सही समय पर सही बात कर कर बिगड़ी बात को भी बना देते हैं, जबकि दूसरे लोग बातों बातों में ही बात का बतंगड़ बनाकर बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द बार बार आया है और हमने तीसरा रूल आपको जब बताया अभी ऊपर, ये देख लीजिए कि जब गद्यांश में किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही हो और शेष तथ्य उसी पुनरावृत्ति शब्द पर केंद्रित हों तो वह शब्द केवल अपने मूल अथवा परिष्कृत रूप में शीर्षक बनने की योग्यता रखता है। और यहाँ देखिए एक शब्द ही बार बार आया है, हमने अंडरलाइन किया है बात। यहाँ भी बात आया, यहाँ भी बात आया, ठीक है, यहाँ भी बात आया, यहाँ भी बात आया, यहाँ भी बात आया, यहाँ भी, ठीक। तो यानी एक शब्द बार बार आ रहा है, यानी पूरा पैराग्राफ किस पे केंद्रित है, बात पे केंद्रित है। ठीक है, तो आप इसका शीर्षक क्या लिख सकते हैं, बात। मतलब इस गद्यांश का शीर्षक हमारा क्या हो सकता है, बात, ठीक, या बातों का प्रभाव, ऐसे भी लिख देंगे गलत नहीं होगा, बातों का प्रभाव, ठीक। अच्छा एक चीज़ और होता है, कभी कभी आप कोई गद्य खंड पढ़ते हो तो उसमें हमको दो टाइप के शीर्षक नज़र आते हैं और हम ये निर्णय नहीं ले पाते हैं कि ये लिखें कि ये लिखें, हम दोनों लिख देते हैं। दोनों नहीं लिखना चाहिए, कोई एक ही लिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसमें एक शीर्षक हमको बात लग रहा और एक बातों का प्रभाव लग रहा है, तो दोनों में से जो शीर्षक आपको सटीक लग रहा हो, जो अधिक सटीक लग रहा हो, सटीक तो दोनों हैं, गलत दोनों नहीं है, लेकिन जो अधिक सटीक आपको लग रहा हो वही शीर्षक आपको अपने उत्तर में लिख देना चाहिए। तो मुझे बात अधिक सटीक लगा तो हमने लिख दिया। अब अगर आपको बातों का प्रभाव अधिक सटीक लग रहा है शीर्षक, तो आप लिख सकते हैं सिंगल इन्वर्टेड कामा में। ठीक है, तो ये तीसरा, मतलब पैराग्राफ में शुरू में ही शीर्षक मिल गया, पहले में, दूसरे में लास्ट में मिला, तीसरे में पुनरावृत्ति से पता चला। अब अगले टाइप का एग्जाम्पल जिसमें हमको शीर्षक नहीं पता चलता है, अपने भाव
या मंतव्य या स्वविवेक से हमको शीर्षक चुनना होता है, उसके विषय में हम आपको समझा देते हैं। देख लीजिए क्या दिया गया है कि आलोचना और निंदा दोनों एक जैसे भले लगते हों, किंतु इनके मध्य गुणात्मक भेद हैं। तथापि जन सामान्य इनका प्रयोग एक ही संदर्भ में करता है। हमारा आलोचक अथवा निंदक हमारा विरोधी कदापि नहीं हो सकता या नहीं होता, बल्कि वह तो हमारा पूरक होता है। हमारे आत्मदोषों का अन्वेषण कर, हमारे समक्ष उसे प्रस्तुत कर, वह हमें आत्म सुधार की राह पर ले जाता है। जो व्यक्ति इतना उपयोगी हो, उससे भला दूर क्या भागना, बल्कि वह हमारे साथ जितना अधिक वक्त गुजारेगा, हमें उतना ही सतर्क और जागरूक करेगा। ठीक है, बुराइयों से बचा लेगा। अब देखिए, एक बार हमने पढ़ा तो हमें ये पैराग्राफ उतना अच्छे से समझ में नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे। आलोचना और निंदा दोनों एक जैसे भले लगते हों, किंतु इनके मध्य गुणात्मक भेद है। पहली लाइन में आलोचना और निंदा की तुलना की गई है। तथापि जन सामान्य इनका प्रयोग एक ही संदर्भ में करता है। ठीक है, हमारा आलोचक अथवा निंदक, यानी आलोचक और निंदक के विषय में बताया गया है। आलोचक अथवा निंदक हमारा विरोधी कदापि नहीं होता, बल्कि वह तो हमारा पूरक होता है। आत्मदोषों का अन्वेषण करता है, हमारे समक्ष उसे प्रस्तुत कर वह हमें आत्म सुधार की राह पर ले जाता है। ठीक है, जो व्यक्ति इतना उपयोगी हो, उसे भला दूर क्या भागना, बल्कि वह हमारे साथ जितना अधिक वक्त गुजारेगा, हमें उतना ही सतर्क और जागरूक करेगा। यानी यहाँ पे निंदा जो होती है हमारी, जो हमारी आलोचना होती है, उससे हमको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आलोचना हमें हमारे निगेटिव एस्पेक्ट की तरफ, हमारे नकारात्मक पक्षों की तरफ हमारा ध्यान खींचती है और उसका सुधार करने के लिए हमको सावधान करती है, संकेत देती है। तो इसलिए हमें आलोचना से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आलोचना हमारे लिए एक साबुन की तरह होता है, जो हमको धुल करके निर्मल करता है। जैसे बिहारी दास जी ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करें सुहाए। तो वही बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मतलब आलोचना और निंदा के विषय में बात की गई है, लेकिन आलोचना और निंदा के सकारात्मक प्रभावों के विषय में बात की गई है। तो इस हिसाब से आपको शीर्षक चुनना है। तो चाहे आप लिखिए कि आलोचना के लाभ, अगर आप ये लिख देंगे तो ये भी आपका शीर्षक हो जाएगा। या निंदा के लाभ, निंदा के लाभ, ये भी शीर्षक लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। या आप लिख देंगे कि निंदा अथवा आलोचना के सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, अगर आप ऐसा भी लिख देते हैं तब भी आपका ये क्या बोलते हैं, शीर्षक गलत नहीं होगा। और यह थोड़ा परिष्कृत शब्दों में, बिहारी जी के शब्दों में, जैसे निंदक नियरे राखिए उन्होंने कहा था, तो परिष्कृत ढंग से अगर आप ऐसे लिख देंगे निंदक नियरे राखिए, तो थोड़ा सा अधिक ये परिष्कृत और साहित्यिक लगने लगता है। ठीक है, लेकिन इन सब में से अब जैसे देखिए, मैंने 1 2 3 4 शीर्षक बना दिए इसके, लेकिन इन चारों में से आपको जो सबसे सटीक लग रहा हो वही आपको अपने उत्तर पुस्तिका में, अपने आंसर कॉपी में लिखना है। ठीक है, चारों नहीं लिख देना है, कोई एक शीर्षक ही सिंगल इन्वर्टेड कामा में इस तरीके से लिखना है जो आपको सटीक लग रहा हो। ठीक, तो ये तो हो गया कि हमको शीर्षक चयन कैसे करना चाहिए। हमें लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप शीर्षक चयन के विषय में इस वीडियो में देखिए। अगले वीडियो में हम आपको सारांश और संक्षेपण लिखना बता देंगे, और फिर उसके अगले वीडियो में हम आपको व्याख्या लिखना बता देंगे। ठीक है, तब तक आप लोग ये वीडियो देखिए और लाभ उठाइए। उम्मीद करते हैं कि अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो आपको अब जो है शीर्षक लिखने में, मैंने देखा, मैंने लास्ट टाइम जब कॉपी चेक किया तो करीब करीब ये मान लीजिए कि मैंने अगर 10 लोगों की कॉपी चेक किया तो 8 लोगों ने शीर्षक ही गलत लिखा था या गलत ढंग से लिखा था। तो ये आप इस वीडियो को देखने के बाद ये जान लीजिए कि शीर्षक अगर लिखना है तो कैसे लिखना है।
शीर्षक लिखने के लिए हमको पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। 2-3 बार पढ़ने से हमको उस पैराग्राफ में क्या बोलते हैं, उसके भाव पक्ष और विचार पक्ष का पता चलता है। और जब उसके भाव और विचार पक्ष का पता चल जाता है तो सारगर्भित रूप में, मतलब सारगर्भित, सटीक और संक्षिप्त शीर्षक जो हो वही हमको लिखना चाहिए। शीर्षक हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कामा में ही लिखना चाहिए, ये ध्यान रखिए, ठीक है। सिंगल इन्वर्टेड कामा, जैसे शीर्षक आपको लिखना है तो उसका प्रारूप क्या होगा, सिंगल इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, फिर डॉट 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 करके फिर इधर भी सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा देंगे। यही शीर्षक लिखने का सटीक तरीका होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको शीर्षक आप अपना लिखना है। तो इस पैराग्राफ को पढ़ने के द्वारा आप ये जान पाएंगे कि शीर्षक चयन हमको कैसे करना है। शीर्षक चयन करना आप अच्छे से समझ लीजिए, जान लीजिए। अगले पैराग्राफ में, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी गद्य खंड का सारांश और संक्षेपण आप कैसे करेंगे। आरो यारो में आपको क्या बोलते हैं, सारांश लिखने के लिए आता है, जबकि पीसीएस में सारांश नहीं, संक्षेपण लिखने के लिए आता है, संक्षेपण, ठीक है। तो सारांश अथवा संक्षेपण कैसे लिखते हैं ये आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे। तब तक आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखिए और लाभ उठाइए। धन्यवाद।